हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाइनल पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज आपका ये पेपर हुआ। तो इस पेपर से रिलेटेड मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या हो सकते थे। पहली बात, ये मेरी गुजारिश रहेगी जो दोनों ग्रुप में अपीयर कर रहे हैं वो इस रिव्यू लेक्चर को अभी ना देखें, अपने एग्जाम्स होने के बाद ही देखें, ताकि बिना मतलब में कोई स्ट्रेस ना हो। यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेक्स्ट पेपर्स। देखिए, पिछले जितने पेपर हुए हैं, स्पेशली पिछले 3 पेपर, चाहे वो नवंबर 2020 था, जनवरी 2021 था, जुलाई वाला था, मैंने पिछले तीनों पेपर में एक चीज़ कही थी और जो इस पेपर ने उस चीज़ को बड़ा प्रूव कर दिया। इंस्टीट्यूट पेपर आसान नहीं डाल रहा है, नो डाउट। मैं अगर नॉर्मल मैनर में कहूँ, एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से कहूँ, डेफिनेटली पेपर टफ लगा होगा, लेंथी लगा होगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कुछ आउट ऑफ कोर्स है, हाँ, लेकिन बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक है। पिछले एग्जाम्स में भी यही हो रहा था। इंस्टीट्यूट चुन चुन के, जिसे कहते हैं ना, क्वेश्चन डाल रहा है, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन इश्यूज भी हैं, जिसके ऊपर पहले क्वेश्चन आए नहीं हुए हैं। सो इस चीज़ का जिन बच्चों का एग्जाम भविष्य में है वो जरूर ध्यान रखें कि भाई साहब, आप एक भी पॉइंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी एक्ट में स्किप करने का, क्योंकि चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव जो हो गया वो तो हो गया, तो जो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आप एक पब्लिक कंपनी है, प्रॉफिट 70 लाख का आपको बताया गया है और बताया गया है ये 70 लाख का जो प्रॉफिट है ये है आपका 70 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग आइटम्स क्रेडिटेड, मतलब कुछ चीजें क्रेडिट एंड आपने डेबिट कर रखी हैं पीएनएल अकाउंट में, जो आपको ये नीचे दे रखा है। तो चलिए, जो भी ये पीएनएल अकाउंट दिया, अब हमें देख लेना चाहिए प्रश्न किस पे है। तो आप देखेंगे प्रश्न आया है आपको ये कि भाई साहब, कंपनी का नेट प्रॉफिट निकालिए एज पर सेक्शन 198 टू कैलकुलेट मैनेजरियल रेम्युनरेशन। तो ये हमें निकालना है। देखिए, जब नेट प्रॉफिट निकालना है, हमें 70 लाख का प्रॉफिट दिया है, तो आप 70 लाख को लेके चलेंगे, राइट। 70 लाख तो हमने ले लिया जो इसने दे रखा है। इसके बाद सबसे पहली आइटम दी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेकिन हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैसे लेते हैं? डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन वैल्यू। दैट मीन्स प्रॉफिट लेना चाहिए 3 लाख, लेकिन हमने ले कितना लिया है? 7 लाख। इसलिए 7 लाख को आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर दीजिए और 3 लाख को क्या कर दीजिए? एड बैक। तो इसके बाद देखिए, आपको बताया गया है कि भाई रीवैल्यूएशन पे 5 लाख का, क्योंकि ये अदर रेवेन्यू बताई गई है, तो रीवैल्यूएशन हम नहीं लेते हैं, 5 लाख माइनस कर दीजिए। देयर आफ्टर चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, तो ऑब्वियसली ये भी 9 लाख माइनस होगा। एक्सपेंडिचर में बताया गया डेट कंसिडर्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो ये तो ठीक किया गया, तो यहाँ आप इसका कुछ नहीं करेंगे। लॉस ऑफ कैपिटल नेचर है और इंक्लूडिंग सेल ऑफ अंडरटेकिंग है, तो इसे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। टैक्स एक्सपेंसेस करंट टैक्स पेबल है। देखिए, हमें डिडक्ट करना होता है इनकम टैक्स, अगर वो अब नॉर्मल पे लगा है प्रॉफिट्स पे, सुपर टैक्स ये नॉर्मल लगा है, राइट। तो इससे रिलेटेड आप प्रजम्पशन देके भी लिख सकते थे कि भाई ये नॉर्मल रूप में हमें दिख रहा है, राइट। वैसे अगर आप ऊपर देखें, नॉर्मली वैसे भी हमें जो प्रॉफिट लेना होता है वो बिना टैक्स के हमें लेना है, तो हम ये प्रज्यूम यही करके चलेंगे, ये आपका नॉर्मल टैक्स है, तो ये डिडक्ट नहीं होना चाहिए था, ये आपने डिडक्ट किया है, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या करेंगे? ऐड बैक। तो इस तरह से ये जो सॉल्व होके आ गया, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। देयर आफ्टर आपसे पूछा गया है कि क्या रिपोर्टिंग करनी है ऑडिटर साहब को अपनी रिपोर्ट में मैनेजरियल रेम्युनरेशन से रिलेटेड। इसके ऊपर लगता है 197 सब सेक्शन 16, जो कि ये कहता है कि आपने ये देखना होता है कि जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन दिया गया है वो एज पर क्या है? प्रोविजंस है, राइट। नंबर 2,
इफ इन एक्सेस अगर आपने मैनेजरियल रेमुनरेशन दे दिया गया है, आपने एक्सेस दिया है, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स, ऑडिटर साहब को अपनी रिपोर्ट में डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, आप रेमुनरेशन किस तरह से दे सकते हैं। तो 197 सब सेक्शन 6 कहता है में 3 तरीके आपके हो सकते हैं। आप रेमुनरेशन मंथली दीजिए, या फिर आप कैसे दे सकते हैं, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, या पार्टली, जिसे आप कह सकते हैं बोथ, पार्टली मंथली या परसेंटेज, उस तरह से आप दे सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये थी, ये क्वेश्चन था 6 नंबर का, 3 पार्ट पूछे गए हैं। तो देखिए इसलिए लेंथी हो गया, क्योंकि पहले पार्ट में 3 पार्ट हैं, 2 नंबर के लिए आपको इतना कुछ सॉल्व करना पड़ा, या इतना कुछ हर पॉइंट पे आपको सोचना पड़ा। अगला प्रश्न 4 नंबर का है, आपने डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई किया है, एक पब्लिक कंपनी में किया है, 160 सेक्शन का आपने कंप्लायंस किया है, रेड विद रूल नंबर 13। कंपनी ने डिसाइड किया वो अपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी 17 जुलाई को, और इससे रिलेटेड कंपनी ने नोटिस डाल दिया है अपनी वेबसाइट पे 5 जुलाई को। देखिए ऐसा है कि हम सिंपल ये पढ़ते हैं कि सेक्शन 160 में कंपनी ने क्या करना होता है, 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग आपने क्या करना होता है, रूल नंबर 13 के मुताबिक इंडिविजुअल नोटिस भेजना होता है हर एक मेंबर को। लेकिन अगर आप नहीं भेज पा रहे हैं, 2 चीज़ें हैं, आपको ये इंटीमेशन देनी होती है 2 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश एंड वर्नैकुलर, एंड साथ में अगर आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस चढ़ाना होता है। लेकिन अब आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, वेबसाइट पे तो डाला है, अब होता क्या है, 8 जुलाई को, क्योंकि 5 जुलाई को आपने नोटिस डाल दिया, मीटिंग 17 जुलाई को है, अंडरस्टूड है कि 7 दिन पहले आपने भेजा है, बड़ी अच्छी बात है। 8 जुलाई को शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्ट किया कि आपने नोटिस प्रॉपरली नहीं भेजा। अब आपसे पूछा गया, बताइए क्या एक्शन टेकन बाय टीज जो कंपनी है, क्या वो वैलिड है, तो हम कहेंगे नो। क्यों, क्योंकि आपको इंडिविजुअल देना था, नहीं देना था तो 2 अखबार प्लस वेबसाइट आपने अखबार पे नहीं चढ़ाया। देन क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, यस ऑल्टरनेटिव तो था ही, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर आप नहीं भेज पा रहे हो इस तरह से इंडिविजुअल नोटिस, तो 2 अखबार एंड वेबसाइट पे चढ़ा दीजिए। तो ये ऑल्टरनेटिव आपके पास एप्लीकेबल था। क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट पार्ट 4 नंबर का है, देखिए सिटिंग फीस के ऊपर है। ये है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये है महिला डायरेक्टर, ये है आपके नॉर्मल डायरेक्टर। तो आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और महिला डायरेक्टर को इतनी सिटिंग फीस मिल रही है, जबकि दूसरों को कम मिल रही है। अब बोर्ड ने डिसाइड किया है कि सिटिंग फीस हम बढ़ाएंगे, किसकी, जेड एंड एल की, जेड एंड एल ये 2 हैं, 1 लाख रुपया कर देंगे, और हम कंटिन्यू रखेंगे एक्स एंड वाई जो कि ये इंडिपेंडेंट एंड वुमेन डायरेक्टर हैं, कि इनको ओल्ड रेट्स पे ही हम देंगे। तो पूछा गया है क्या ये डिसीजन वैलिड है, नेचुरल है, हम कहेंगे इनवैलिड है। और उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंट और वुमेन डायरेक्टर को आप कम फीस नहीं दे सकते। कहाँ पढ़ते हैं, 197(5) के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं कांट बी लेस देन, आप उनको रेमुनरेशन सिटिंग फीस नहीं दे सकते कम, किससे, अदर डायरेक्टर्स, उससे कम नहीं दे सकते। आप ज़्यादा देनी दे दो, कम आप नहीं दे सकते, इसलिए इनवैलिड है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, तो डैट मीन्स वो 2 नंबर का था, ये भी 2 नंबर का है। आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं एंड मिसेस वाई जो कि वुमेन डायरेक्टर हैं, शेल बी इंटाइटल्ड फॉर रेमुनरेशन अदर देन द सिटिंग फीस। कहता है इंडिपेंडेंट या वुमेन डायरेक्टर को क्या रेमुनरेशन मिलेगा सिटिंग फीस के अलावा, और अगर मिलेगा तो कितना मैक्सिमम मिलेगा, पर एनम पूछा गया है। और साथ में ये कहा गया कंपनी का प्रॉफिट ना हो और इफेक्टिव कैपिटल हो 250 करोड़ की, तो कितना मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड 149(9) में पढ़ते हैं, यस उसको मिल सकता है, लेकिन नॉट स्टॉक ऑप्शन, बस स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगी। बाकी इंडिपेंडेंट हो वुमेन डायरेक्टर को ऑब्वियसली दोनों को क्या है, रेमुनरेशन मिलने का हक है, इंटाइटल्ड है ये। अब प्रॉफिट नहीं है तो कितना मिलेगा, इसके ऊपर हम पढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 5, उसका पार्ट नंबर 2 और उसका सेक्शन नंबर
भी दो, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्टिव कैपिटल अगर 250 करोड़ की है, क्योंकि ये मैनेजरियल पर्सोनल नहीं है तो इनके ऊपर लिमिट लगेगी 24 लाख रुपया पर एनम इनको मिल सकता है। 250 करोड़ से ज़्यादा होता तो 0.01% और एक्स्ट्रा लेते, यहाँ पूरा 250 करोड़ लिखा है तो 24 लाख रुपया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 4 नंबर का है। तो इसमें कहता है ये एक पब्लिक कंपनी है, वाइंड अप हो रही है कंपल्सरी बाय ट्रिब्यूनल। वाइंडिंग अप कमेंस होती 30 जुलाई को। राजेश जो है वो कंपनी का लिक्विडेटर है और कंपनी की कुछ ऑनरस प्रॉपर्टीज है। राजेश को इसका पता नहीं था और वो डिस्क्लेम नहीं कर पाया 29 अगस्त तक। तो यहां ध्यान दें, यहां पे आपका 1 महीना हो गया है और हम इसके ऊपर पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 333, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर कंपनी लिक्विडेटर अनअवेयर है ऑनरस प्रॉपर्टी के बारे में और आज 1 महीना हो गया है, कहां से, ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर उसे नहीं पता है 1 महीना आज हो गया जो कि यहाँ हो गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो स्टिल क्या कर सकता है, मे डिस्क्लेम। और डिस्क्लेम के लिए टाइम पीरियड कितना है, 12 महीने के अंदर या जो भी एक्सटेंशन वगैरह मिल जाए वो कर सकता है। और ये टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब उसे ऑनरस प्रॉपर्टी का पता चला। तो इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन था, राइट। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, मीनवाइल एक मिस्टर महेश है, उसने ट्राइब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन दे दी है कि मेरा इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी के अंदर। अब आपसे पूछा, पहला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, क्या वो डिस्क्लेम कर सकता है 29 अगस्त के बाद। अब सेकंड पार्ट है, क्या ऑर्डर पास करेगा ट्राइब्यूनल महेश ने जो एप्लीकेशन दी है उसको सुनने के बाद। तो यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं सब सेक्शन, टेक्निकली कहें सब सेक्शन 6 में, कि कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकता है इंटरेस्टेड पार्टी ट्राइब्यूनल को। अब वो ऑर्डर क्या देगा, ऑर्डर दे सकता है वो वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मिल जाए, या डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कह लीजिए मिल जाए, या उसके बदले में कॉम्पनसेशन वगैरह मिल जाए। किसको, टू पर्सन इंटाइटल्ड, जिसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर हक है, ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर दे सकता है। बी पार्ट अगेन देखिए 4 नंबर का है। आप एक पब्लिक कंपनी है, एनुअल रिटर्न फाइल की है, डॉक्यूमेंट भी फाइल किए हैं आरओसी के पास। डॉक्यूमेंट के हिसाब से आरओसी ने एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है इंक्वायरी करने के लिए 206 सेक्शन के अंदर। इंस्पेक्शन में पता चलता है कि बुक्स मंगवाई गई, लेकिन एक डायरेक्टर है उसने मना कर दिया प्रोड्यूस करने से। साथ में जो मिस्टर डायरेक्टर है आर, ये साथ में डायरेक्टर इन 2 कंपनियों में और में भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन आया है, आपसे पूछा गया है क्या उसने ऐसा ठीक किया, तो ऑब्वियसली क्या उसका एक्शन करेक्ट है, तो हम कहेंगे इनवैलिड है, क्योंकि आपको अंडर सेक्शन 207 आपको ये बुक्स वगैरह पेश करनी होती हैं। और ये भी पूछा गया पेनल्टी क्या होगी, तो यहाँ पे जेल इम्प्रिजनमेंट आपको लग सकती है मैक्सिमम 1 साल की, एंड फाइन है मिनिमम 25,000 रुपये से लेकर के ये मैक्सिमम हो सकता है 1 लाख तक। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में ये भी पूछा गया, बताइए क्या वो मिस्टर आर कंटिन्यू रह सकता है डायरेक्टर इन 2 अलग से कंपनियों में, क्योंकि देखिए आप हैं डायरेक्टर बी के में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा यहाँ इंटरप्रिटेशन का पॉइंट आता है सेक्शन 207 में। 207 कहता है वकेशन ऑफ ऑफिस। 207 ये कहता है मान लेंगे आपकी कुर्सी खाली हो गई, राइट, वकेशन ऑफ ऑफिस, एंड ये साथ में कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। एक तो आप कुर्सी खाली करो, एक आप किसी और कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बनोगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, अगर 207 को हम ध्यान से पढ़ते हैं, वो ये नहीं कहता वकेशन ऑफ ऑफिस इन ऑल कंपनीज या इन कंपनी, तो यह थोड़ा इंटरप्रिटेशन का एक इशू है, राइट। तो लेकिन सेक्शन क्या रहा है, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, किसी और कंपनी में
आप अपॉइंट नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे थोड़ा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अगर रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करें तो यही निकलता है, आपको हर जगह अपनी कुर्सी क्या करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। तो ये एक इंटरप्रिटेशन वाला जरूर इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली क्योंकि सेक्शन एक्सप्रेसली ये बात नहीं करता कहाँ खाली करोगे, वो कह रहा है डीम्ड कि आपने कुर्सी खाली कर दी है, लेकिन कहीं और पोजीशन नहीं लोगे तो अंडरस्टूड है कि हर कंपनी में आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, राइट। लेकिन सीधा सीधा अगर हम कहें तो जैसे मैंने कहा सेक्शन नहीं कह रहा, तो आपके इंटरप्रिटेशन आप दूसरा भी दे सकते हो। तो इसको आप दो ओपिनियन, दो व्यू के साथ भी आंसर लिख के आ सकते हो कि, और प्रॉबेबली शायद आपने ऐसा किया भी होगा। देखिए सी पार्ट, आप एक पब्लिक कंपनी है और आपने ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लिया है 30 जून को 2020 को। 2 जुलाई को म्यूचुअल कंसेंट होती पार्टीज में और ईसीबी को कन्वर्ट किया जा रहा है इक्विटी में। शेयर इशू कर दिए हैं आपने पार वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे नहीं किए। देखिए हम ईसीबी में क्लियरली कहते हैं कि आप शेयर इशू करोगे फेयर वैल्यू के ऊपर, तो ये फेयर वैल्यू में होने चाहिए, ये डिफॉल्ट है। अब आपसे पूछा गया लीगल पोजीशन बताइए रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, तो वो मैंने बता दिया फेयर वैल्यू होगी। और फेयर वैल्यू के लिए हम डेट भी देखते हैं, तो जो डेट होती है वो हम लेते हैं एक्सचेंज, जो रेट लेना है उसके लिए होता है डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन आपने इसको कन्वर्ट किया है इक्विटी शेयर में, राइट। जिस दिन आपने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया उस दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे। और कंसेंट के साथ अगर पार्टीज एग्री करती हैं तो लेसर रेट भी लिया जा सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है। देन क्योंकि आपसे सारी लीगल पोजीशन पूछी गई है और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी पूछी गई हैं, तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको, या लीगल पोजीशन की बात करें तो उसमें ये होता है एक्टिविटी जो है बोरर की, जो आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है ये कवर्ड होनी चाहिए अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर एफडीआई, या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल। तो एक तो ये लीगल पोजीशन है, साथ में कन्वर्जन होगा लेंडर की कंसेंट के साथ। नंबर 3, इसके ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट और इनकर नहीं की जाएगी। रिपोर्टिंग की हम बात करें तो आपने आरबीआई को करनी होती है और इसके लिए एक फॉर्म इस्तेमाल करते हैं FCGPR नाम का फॉर्म। तो देखिए ईसीबी के ऊपर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा, जैसे हम सोचते हैं इस तरह का कुछ नहीं है, बहुत ही चुन चुन के सर्जिकल स्ट्राइक। अगला 3 नंबर का प्रश्न है, आप एक भारतीय सिटीजन हैं, सिंगापुर में हैं, 10 साल से हैं, करंटली आपके पास एसेट हैं, बैंक बैलेंस है सिंगापुर में और भारत में आप आना चाहते हैं। उसने आपसे एडवाइस पूछी है क्या ये सब कुछ जो मैंने बाहर एसेट वगैरह खरीदे हैं क्या मैं इन्हें रख सकता हूँ जब इंडिया आ जाऊँगा। तो देखिए फेमा एक्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 6(4) कि जब आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हैं, PRI, आप जब इंडिया आ जाएंगे, बन जाएंगे, तो आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपने एक्वायर किए हैं व्हेन PROI, जब आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसे वहां पे रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है, कंपनीज एक्ट पे है, 2 पार्ट हैं तो 2-2 नंबर के हो गए। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मिस्टर शाह कन्विक्ट होते हैं कोर्ट के द्वारा, वैल्यूएशन रिपोर्ट दी इन्होंने, कंपनी को दी है, लेकिन इन्होंने ना ड्यू डिलीजेंस किया, मेथड्स ठीक नहीं अडॉप्ट किए, और इनकी मंशा है जो रिपोर्ट बना के दी है टू डी फ्रॉड मेंबर्स। तो मेंबर्स हो या कंपनी को डी फ्रॉड करना हो तो उसके ऊपर वैल्यूअर की लायबिलिटी। देखिए ऑब्वियसली हम सेक्शन 247 में पढ़ते हैं और ये है जेल मैक्स 1 साल के लिए, साथ में यहाँ फाइन लगता है कम से कम 1 लाख और मैक्सिमम हो सकता है 5 लाख अगर मेंबर की तरफ आप डिफ्रॉड कर रहे हैं। आप सीए हैं लेकिन आप कॉन्विक्ट हो गए हैं कोर्ट के द्वारा और 10 साल के लिए आप जेल गए, 10 साल बाद आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहते हैं, क्या आप बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं रूल
3 एग्जैक्टली कहूँ सब रूल 1 है, क्लॉज नंबर आई के अंदर आता है कि अगर आप जेल चले गए 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए, कैन नेवर बी, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन ही नहीं सकते अगर आप 7 साल के लिए जेल चले गए, यहाँ पे 10 साल के लिए आप गए हैं अंदर। देर आफ्टर बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट जो कि अगेन 4 नंबर का पूछा गया है। अगेन आप एक पब्लिक कंपनी है, रजिस्टर्ड हैं जापान में, भारत में काम कर रहे हैं और आपकी मुंबई में काम कर रहे हैं। कंपनी ने डिसाइड किया है सिक्योरिटीज़ इंडिया में आप इशू कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस लेके आए हैं, कहते हैं जो भी फॉर्मेलिटी करनी थी कर दी हैं। अब आपसे पूछा गया है कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करने हैं। तो यहाँ देखिए हमारा सेक्शन 389 लगता है, रेड विद रूल नंबर 11। नॉर्मली क्लास में मैं कोड की से करवाता हूँ इसे, कि रूल नंबर 11 में 5 पॉइंट आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। कोड की है कैम यूपी। सी से पॉइंट है आपको एक्सपर्ट की लेनी पड़ती है कंसेंट, ये लगाएंगे आप उसकी रिपोर्ट। नंबर 2 अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, किसकी अपॉइंटमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर। देन आपने एक स्टेटमेंट लगानी होती है, मटेरियल जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी कॉपी, उसकी कॉपी। नंबर 4 अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की कॉपी। नंबर 5 पावर ऑफ अटॉर्नी, किस चीज़ की है ये, अगर डायरेक्टर ने अपने कोई एजेंट अपॉइंट किया है तो उससे रिलेटेड पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो ये था 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन लेकिन 2 पार्ट हैं तो देखिए इसलिए लेंथी पेपर था। 4 नंबर का है, पहला पार्ट आया, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कहता है आप एक बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी हो गया, लेकिन लाइसेंस ऑफिस इंडिया है तो फॉरेन कंपनी आप हैं। आपसे पूछा गया क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे रजिस्ट्रार के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। तो देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं सेक्शन 381 रेड विद रूल नंबर 4 कि आपको लगाने पड़ते हैं ये 5 डॉक्यूमेंट। एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी पेरेंट फॉरेन कंपनी की, वो लगाइए। देन आप स्टेटमेंट लगाइए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की। देन आप स्टेटमेंट लगाइए रेपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट आपने बाहर भेजे हैं। देन नंबर 4 में स्टेटमेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जो पैसे आए या गए हैं बाहर। नंबर 5 जो आपके प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हैं उनसे रिलेटेड उनकी एक लिस्ट के लिए आपको फॉर्म नंबर FC3 फाइल करना पड़ता है। तो देखिए 4 नंबर में 2 पार्ट थे तो 2 नंबर के, इसलिए लेंथी तो है क्योंकि इतना कुछ लिखना पड़ रहा है आपको। सी पार्ट अगेन 3 नंबर का है, कहता जयपुर की एक स्पेशल कोर्ट है, एक ऑर्डर पास किया है रोहित के खिलाफ कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है और कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन उसका एक दोस्त है मोहित, वो कहता है जी मैं बेनिफिशियल ऑनर हूँ इस प्रॉपर्टी का क्योंकि मैंने फाइनेंस किया था और इसलिए मेरा उसके ऊपर राइट है, इनकम्प्रेंस है, चार्ज है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई ये मोहित का इसके ऊपर राइट होगा या नहीं। देखिए हम सिंपल सेक्शन 9 में ये पढ़ते हैं, जैसे ही ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जाती है किसको चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कैसे जाती है, एब्सोल्युटली पूरी तरह से फ्री फ्रॉम किससे, इनकम्प्रेंसेस, किसी का इसके ऊपर कोई हक नहीं होगा। लेकिन इफ इनकम्प्रेंस क्रिएटेड, अगर आपने क्रिएट किया है और इंटेंट है टू डिफीट प्रोविजंस ऑफ एक्ट, तो हम कहते हैं इस तरह का इनकम्प्रेंस क्या होगा, वॉइड होगा। तो यहाँ पे नेचुरल है मोहित अप्लाई करेगा एनसीएलटी के पास और ट्राइब्यूनल के पास मनी लॉन्ड्रिंग के, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पर्सन है, और वो आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा एंड देयर आफ्टर दे विल टेक द डिसीजन। क्योंकि उन्हें यहाँ क्या देखना है कि क्योंकि हम कहते हैं इंटेंट कहीं या वर्ड आता है विद व्यू कि आपकी मंशा क्या है।
तो अगर मंशा ऐसे थी तो वो वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। देर आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग पे ही अगला प्रश्न है। पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया है राधे को बिना वारंट के, तो क्या पुलिस ऑफिसर राइट है? द आंसर इज यस। और उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में सेक्शन 45 कहता है सारे ऑफेंसेस क्या होते हैं? कोग्निजेबल, जिसका मतलब है आप अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसके? वारंट के। आगे पूछा है कैन द स्पेशल कोर्ट टेक कोग्निजेंस, जिसका मतलब है पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई एन ऑफेंस। सेम सेक्शन 45 ही कहता है इसके ऊपर। इसके लिए क्या होगा? कंप्लेंट देनी पड़ेगी, इन राइटिंग देनी होगी। कौन देगा? या तो डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑफिसर जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो तब स्पेशल कोर्ट इसका क्या लेगी? संज्ञान, कोग्निजेंस लेगी। डेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, ये पार्ट अगेन 4 नंबर का है। ये सेबी के ऊपर है। कहता सेबी में एट प्रेजेंट एक चेयरमैन है, 2 मेंबर हैं सरकार के, एक आरबीआई का है, 5 अदर हैं, जिसमें से इस 5 में से 4 होल टाइम है। तो देखिए हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं सेबी का, तो यहाँ तक हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। 9 मेंबर्स टोटल हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये ठीक लिखा है। और जो यहाँ पे ये 4 लिखा है, इस 4 में से जो होल टाइम बताए गए हैं, होल टाइम जो है हमें मिनिमम 3 चाहिए होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहता ए जो 4 में से एक मेंबर है वो साथ में किसी कंपनी का डायरेक्टर भी है। कहता कोई केस आया सेबी के आगे, उस कंपनी का आ गया, और ए क्योंकि वहाँ डायरेक्टर है तो उसका इंटरेस्ट हो गया उसके अंदर। तो यहाँ देखिए हम सेक्शन नंबर 7A पढ़ते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो गया है तो आप मीटिंग में आप कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, नो डेलिब्रेशन। कहने का मतलब है आपको कोई वोटिंग राइट उसके ऊपर नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। लेकिन हुआ क्या? ही टुक पार्ट, ये तो रॉन्ग है, इन द मीटिंग, इन द डिसीजन। अब कहता है 9 मेंबर में से 5 मेंबर इंक्लूडिंग ए और चेयरमैन, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो होना क्या चाहिए था? 9 में से मिस्टर ए को माइनस कर दीजिए, पीछे बचे 8। डिसीजन जो लिया जाता है वो बाय मेजॉरिटी लिया जाता है, तो हमें वोट कितनी चाहिए? 5 चाहिए। एज पर सेक्शन नंबर कौन सा है? 7 है। लेकिन यहाँ 5 ने वोट डाला, उसमें से एक आप माइनस करोगे तो ये क्या हो गया? ये तो टाई हो गया, राइट? तो टाई जब हो जाता है, चेयरमैन को क्या होता है? सेकंड वोट का राइट होता है, तो चेयरमैन इसके फेवर में है, तो एट द एंड ऑफ द डे स्टिल ये रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये पूछा गया किस तरह से मैटर डिसाइड किया जाएगा, और ये भी पूछा गया क्या आपका आंसर होगा अगर ए पार्ट टाइम मेंबर होता, तो हम क्या कहेंगे? सेम आंसर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पार्ट टाइमर होता या होल टाइमर होता, द आंसर विल रिमेन सेम। देन बी पार्ट अगेन ऑफ 4 मार्क्स। कहता आप कंप्लायंस ऑफिसर हैं, डेट मीन CS है, एक लिस्टेड कंपनी के हैं, इसलिए सभी रेगुलेशन पे क्वेश्चन है। कहता कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आया और वो मोर देन 2% आया। देखिए जब मोर देन 2% का चेंज होता है तो हमें स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है, 10 दिन के अंदर बताना पड़ता है। यही पूछा गया क्योंकि आपसे टाइमलाइन पूछी गई है। देखिए रिपोर्टिंग टाइमलाइन, इसके ऊपर हम पढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 31, सब रेगुलेशन नंबर 1। नंबर 2, बायबैक करना चाहते हैं तो ये भी 2 वर्किंग डेज में बताना पड़ता है पहले, इन एडवांस। और हम इसमें से एक्सक्लूड करते हैं डेट, जिस दिन आपने बताया इंटीमेशन। नंबर 2, जिस दिन आपकी क्या है? बोर्ड मीटिंग है। और इसके ऊपर हम पढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 29(2). देन तीसरा है वेबसाइट पे आपके कंटेंट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो ये आपको चेंज करने होते हैं, ये आपको बताना होता है विद इन 2 days फ्रॉम चेंज। रेगुलेशन 46(3) में। तीसरा, आप अपनी ट्रांसफ़र बुक्स वगैरह का क्लोजर रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड है। देखिए यहाँ आती है रेगुलेशन 42(2),
तो यहाँ टाइम पीरियड होता है 7 वर्किंग डेज। अगेन इसमें से सेम जैसे हमने ऊपर लिखा था, आपको एक्सक्लूड करना होता है जिस दिन आपने इंटीमेशन दी एंड जिस दिन क्या है बोर्ड मीटिंग। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 पार्ट थे, परफेक्टली सही लिखा होगा अगर आपने ये डेज, तो देखिए आपको पूरे नंबर इसमें से मिल जाते हैं। सी पार्ट 3 नंबर का है। राजेश आपसे पूछ रहे हैं कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन वगैरह मैंने लिया है, ठीक लिया है या नहीं। ये आपने अपने भाई से लिया है, तो देखिए भाई जो होता है ये बनता है रिलेटिव। रिलेटिव की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं 2 क्लॉज आर के अंदर, जो कि सेम है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो भाई रिलेटिव हो गया। आपने क्योंकि बड़ा अमाउंट लिया, 12 लाख से ऊपर का लिया है, तो दरअसल हम यहाँ क्या पढ़ते हैं कि सेक्शन नंबर 4 कहता है कि आप इसे ले सकते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, कैन टेक। लेकिन अगर आपने रिश्तेदार से लिया है तो उसके ऊपर रूल नंबर 6 कहता है कि अगर ये अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो आपको 30 दिन के भीतर भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, और आप फॉर्म भरते हैं FC1, यहाँ 12,20,000 है तो आपको बताना पड़ेगा। देन आपको एक टीवी गिफ्ट हुआ है, मित्र से हुआ है, और इसकी मार्केट वैल्यू जिस दिन गिफ्ट मिला 1 लाख रुपए है। तो देखिए हम 2H में फॉरेन कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम तब इसे मानते हैं अगर इसकी मार्केट वैल्यू एज पर रूल 6 से कहता है अगर वो 1 लाख तक है तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ ये क्या हुआ, नॉट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा का होगा तो ही हम इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये केस है लाल वर्सेस कंपनी का। आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन अवार्ड दे दिया कि लाल को 10 करोड़ रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। कंपनी उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है। हाउएवर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ मिस्टर लाल चाहते हैं कि इस अवार्ड को चैलेंज किया जाए। तो आपसे पूछा गया क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर इसे चैलेंज कर पाएंगे। देखिए हम सिंपल पढ़ते हैं, ओनली पार्टी टू आर्बिट्रेशन कैन चैलेंज। दैट मीन्स ये तो नहीं कर सकते। नंबर 2, कितने दिनों में आप चैलेंज कर सकते हो, 3 महीने में कर सकते हैं, प्लस एक्सटेंशन आपको मिल सकता है 30 दिन का, और एक्सटेंशन कौन देता है, कोर्ट। नंबर 3, क्या ऑटोमेटिक स्टे, जैसे सेक्शन 36 में हम पढ़ते हैं ऑटोमेटिक स्टे मिल जाता है, नो, नो ऑटोमेटिक स्टे अपने आप नहीं मिलेगा। ऑन रिक्वेस्ट कोर्ट कर सकता है, में सब्जेक्ट टू व्हाट, TNC स्टैंड्स फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज करके, ऑटोमेटिक नहीं आपको मिलने वाला, तो सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट अगेन 4 नंबर का है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स कंपनी के एक स्कीम रिकंस्ट्रक्शन की बनाते हैं, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, सैंक्शन कर दी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ट्राइब्यूनल उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन के बाद पता चलता है कंपनी ने स्टिल उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और इसलिए ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया वाइंडिंग अप का। डायरेक्टर्स ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन दी है, भाई ये तो ठीक नहीं है। तो पूछा गया है क्या ऑब्जेक्शन रेज बाय डायरेक्टर्स ये राइट है, तो हम कहेंगे नो। रीज़न ये है सेक्शन नंबर 231 ये कहता है पावर है ट्राइब्यूनल की, क्या पावर है, वो इन्फोर्स कर सकते हैं क्या, ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, क्योंकि 231 कहता है ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, SDM स्टैंड्स फॉर, वो स्कीम को सुपरवाइज कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, और M हमारा मेन पॉइंट था मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया मॉडिफाई, राइट। लेकिन अगर कंपनी की तरफ से फेलियर है इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में, तो ट्राइब्यूनल क्या दे सकता है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर वो दे देंगे, और वो पूरी तरह से क्या होगा, वैलिड होगा। देयर आफ्टर देखिए पब्लिक कंपनी है, CIRP में गई है, और ड्यूरिंग CIRP रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स उसे कॉपरेट नहीं कर रहे हैं टू टेक कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए पहली बात तो ऐसा है, अगर हम सेक्शन 25 देखते हैं, रेजोल्यूशन जो प्रोफेशनल होता है
बिल्कुल वो प्रॉपर्टी का कंट्रोल ले सकता है और वो हर चीज़ कर सकता है जो फॉर बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर है। तो ये उसके फंक्शंस में आता है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये प्रॉपर्टी वगैरह कंट्रोल में लेनी थी तो ऑब्वियसली आप एनसीएलटी के पास गए। इन द मीन टाइम जो कंपनी है वो हाई कोर्ट के पास चलेगी कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन है, आप उससे हेल्प ले नहीं सकते। अब आपसे पूछा ये गया है क्या आप एनसीएलटी की बात मानेंगे या कंपनी हाई कोर्ट में जा सकती है। तो देखिए हम बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं कि आईबीसी में सेक्शन 60 अगर मैं कहूँ, वैसे तो कोर्स में 59 तक आता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है जी, वो है एनसीएलटी। इसका ऑर्डर नहीं अच्छा लगा तो आप एपलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। इसका ऑर्डर अच्छा नहीं लगा तो 62 में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और सेक्शन 63 क्या कहता है, नो सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन, आप नॉर्मल किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकते, राइट। तो हाई कोर्ट की पावर, तो हम ये कहेंगे नहीं, उनकी कोई पावर ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली एनसीएलटी की ही ये पावर है। देर आफ्टर अगला प्रश्न, आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, आपने एप्लीकेशन दे दी है एनसीएलटी को, सीआईआरपी के लिए दे दी है, कंपनी के खिलाफ दे दी है, लेकिन 10 जुलाई को एनसीएलटी ने अजय को आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया गया है। अपॉइंटमेंट के बाद उसने पब्लिक अनाउंसमेंट भी देखी 3 दिन में कर दी है और सारे क्लेम मंगवा ले हैं, लेकिन 20 तारीख को सीओसी भी बन गई है। अब जो मिस्टर कुश हैं, जो कि ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, वो अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 12A। लेकिन जो आईआरपी है मिस्टर अजय, उन्होंने मना कर दिया है एप्लीकेशन डालने से, क्योंकि कहते हैं कि सीओसी ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब आपसे पूछा ये गया है, क्या मिस्टर अजय राइट हैं टू डिनाई मिस्टर कुश टू फाइल अ विड्रॉल एप्लीकेशन इन डिटेल। देखिए पहली बात, सेक्शन नंबर 12A में हम बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं कि जब भी आपने एप्लीकेशन क्या करनी है, विड्रॉ करनी है, 12A में विड्रॉल जब हम करते हैं तो विड्रॉल में करना क्या है, आपको सीओसी की 90% की कंसेंट लेनी पड़ती है, राइट। लेकिन साथ में हम इसके ऊपर क्या पढ़ते हैं, रेगुलेशन नंबर 30A, किसकी, अभी भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स रेगुलेशन 2016, तो वो ये कहती है कि यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक है जब आपने सीओसी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जैसे इस क्वेश्चन में हो गई थी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूट नहीं करी हो तो बड़े प्यार से 90% से आप कर सकते हैं। 90% हर जगह चाहिए सीओसी का कंसेंट। तो पहला क्वेश्चन जैसे था, क्या वो इसे डिनाई कर सकता है फाइल करने से, नहीं, हम कहेंगे नहीं, डिनाई नहीं आप कर सकते। दूसरे में पूछा सीओसी बन गई है, नहीं बनी है, क्योंकि पहले केस में तो सीओसी बन चुकी थी। तो जब सीओसी अगर बन गई होती है, इसमें फर्दर 2 बातें आती हैं, बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने इनवाइट किया है, ईओआई, या आफ्टर इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन में बताया नहीं था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो अगर अभी आपने ये इनवाइट नहीं किया है तो पहली बात, सीओसी कंसिडर करेगी ये विड्रॉल की एप्लीकेशन को, और इन्हें कंसिडर करना होता है 7 दिन के भीतर, जब आपने अपनी कहा कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। नो डाउट कंसेंट हर जगह 90% की चाहिए, और इसके बाद एप्लीकेशन दी जाएगी थ्रू आईआरपी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, और ये एप्लीकेशन आपने देनी होती है 3 दिन के भीतर, जिस दिन ये अप्रूवल हो गया। और अगर आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है तो देखिए सेम आंसर इधर आता है, यही कॉपी पेस्ट आंसर है, बस साथ में आप क्या लिख देंगे, ऑल्सो। आपको रीजंस बताने पड़ते हैं किस चीज़ के, जस्टिफाइंग विड्रॉल। तो इस तरह से 2 हिस्से बना के आप ये अपने तीनों के तीनों क्वेश्चन इस तरह से कंक्लूड कर सकते थे। और अथॉरिटी कौन है, देखिए वो तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही है, दैट इज एनसीएलटी। अंत में तो फाइनल ऑर्डर उन्हीं का आएगा।
तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A का पहला पार्ट 4 नंबर का है। अगेन कुछ आपको ये बैलेंसेस दे रखे हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन है प्राइवेट लिमिटेड का, राइट। कहता है इस, देखिए ये है किसके ऊपर, सीधा सा है। कंपनी एक लोन देना चाहती है 50 लाख रुपए का अपने डायरेक्टर को, राइट। लेकिन एक अनदर डायरेक्टर कहता है जी आप तो लोन दे ही नहीं सकते। मिस्टर बी ऑन द अदर हैंड कहता है दे सकते हैं क्योंकि हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर ऐसा एप्लीकेबल ही नहीं है। अब आपसे पूछा गया बताइए भाई क्या ये वैलिड है। देखिए हम क्लियरली पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 185 के अंदर। 185 किसके ऊपर आता है, लोन टू डायरेक्टर। लेकिन सेक्शन 185 में एक नोटिफिकेशन आई हुई है एमसी की, ये सेक्शन नहीं लगेगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी। भाई किसके ऊपर नहीं लगेगा, ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन नहीं लगने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली क्या है, नो इन्वेस्टमेंट, आपकी कंपनी में आपके शेयर्स में इन्वेस्ट ना किया हो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने। देखिए ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड, एक कंडीशन होगी। बी कंडीशन मैं यहाँ लिख के देता हूँ। बी क्या है, कंपनी की जो बोरिंग्स हैं वो लेस देन होनी चाहिए। किससे लेस देन होनी चाहिए, दो चीज़ों से, ट्वाइस इसकी पेड अप कैपिटल और 50 करोड़, इन दोनों में से विच एवर इज लेस से लेस होनी चाहिए। देखिए ये रही आपकी पेड अप कैपिटल 20 करोड़ इंटू ट्वाइस 2 बना, कितना आ गया 40 करोड़, कंपेयर्ड विद 50 करोड़, विच एवर इज लेस विद वॉट 40 करोड़। आपकी बोरिंग 40 करोड़ से कम होनी चाहिए। लेकिन ध्यान दो कंपनी की बोरिंग्स कितनी है, 49 करोड़ है। तो डैट मीन्स सेक्शन क्या कर गया, अप्लाइज। तो डैट मीन्स आप अपने डायरेक्टर को ये लोन दे नहीं सकते क्योंकि ये कंडीशन का यहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा है। तो ये भी देखिए एक नॉन एप्लीकेबिलिटी के ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन निकाला। अगला पार्ट 4 नंबर का, मिसेस रीना एक डायरेक्टर हैं, लिस्टेड कंपनी में है। उनको एक सबूत मिला है कि एक मिसेस मीना है कंपनी की सीएफओ हैं, वो ज़रा गलत कामों में इन्वॉल्व है। लेकिन रीना थोड़ी डरती हैं कि इनकी मैं रिपोर्ट कर दूंगी, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये रिश्तेदार है बाकी डायरेक्टर की और इसको रीना को एडिक्वेट सेफगार्ड नहीं मिलेंगे कंपनी से। आप एक एक्सपर्ट हैं सेक्रेटेरियल मैटर में, तो आपसे पूछा गया है रिगार्डिंग विजिल मैकेनिज्म, जिसके ऊपर हम ऑडिट कमेटी के साथ सेक्शन 177 पढ़ते हैं, रेड विद रूल नंबर वॉट 7। तो क्या मिसेस रीना यूज द सेफगार्ड, देखिए विजिल मैकेनिज्म बनता ही डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय के लिए है, राइट। तो क्या आप यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। द आंसर इज यस। हु इज द रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू हुम विक्टिम्स कैन एक्सेस टू रिपोर्ट द अबव मैटर, तो वो सिंपल है, चेयरपर्सन जो ऑडिट कमेटी का या डायरेक्टर नॉमिनेटेड, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं जिसको नॉमिनेट किया है एज अ रोल ऑफ ऑडिट कमेटी उसके पास। इससे रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर आपको करनी पड़ती है, देखिए ये आपको अपनी कंपनी की अगर वेबसाइट हो उसके ऊपर डालना पड़ता है, एंड जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है अंडर सेक्शन 134 उसके अंदर विजिल मैकेनिज्म के बारे में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो इस तरह से ये 4 नंबर में 3 पार्ट थे। अगला प्रश्न कहता है रूल 6 के अंदर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड आ गया, डाटा बैंक से रिलेटेड आ गया। कहता कुछ जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं बताइए उससे रिलेटेड। मिस्टर अनूप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, डाटा बैंक में अप्लाई कर दिया उन्होंने, लेकिन उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है। क्या अनूप एलिजिबल हैं टू गेट अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखिए ऑब्वियसली हम कहेंगे नॉट। आपको क्लियर करना होता है, नो डाउट आपके पास पहले ये टाइम पीरियड 1 साल का होता था, फिर ये बढ़ा के 2 साल किया गया, आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं इसकी ज़रूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड, अगर आप डायरेक्टर या फिर केएमपी हैं, किसमें, जैसे लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर उसकी पेड अप कैपिटल कितनी हो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या कोई लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट एट्सेट्रा। अब तो नई अमेंडमेंट्स और भी हैं कि आप 10 साल के CA/CS एडवोकेट वगैरह हैं तो ये पास करने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ आप एलिजिबल नहीं होंगे। सेकेंड पार्ट में मिसेस वंदना इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटमेंट एज ID, उन्होंने अप्लाई कर दिया है
एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं किया है, लेकिन वो डायरेक्टर देखिए रही हैं एक लिस्टेड कंपनी में। तो ये जो पॉइंट मैंने ऊपर लिख के दिया, अगर आप डायरेक्टर वगैरह रहे हैं और ये जो टाइम पीरियड है डायरेक्टर वगैरह रहे हैं कितने साल है, ये है 3 ईयर्स अगर आप रहे हैं। पहले ये लिमिट 10 साल हुआ करती थी, अब 3 साल है। तो यहाँ पे लिखा आप 4 साल से हैं, तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल होंगे। द आंसर इज यस, बिना पास किए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, आप एक ऑफिसर हैं, एक इंफॉर्मेशन मिलती है 1 दिसंबर को कि मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ एसेट्स इन्वॉल्व हैं और वो कहीं पे रखे गए हैं और वहाँ से वो मूव भी कर दिए जाएंगे। मैटर सीरियस है, अर्जेंट है, तो एज ए ऑफिसर आपने क्या किया, आप घुस गए उन प्रोमिसेस में और किसी को अरेस्ट भी कर लिया, जबकि आपके पास कोई रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग नहीं है। कहता बताइए, अब बिना मतलब में आप घुस गए हैं तो एज ए ऑफिसर क्या आप लायबल होंगे? नहीं होंगे। रीज़न बड़ा सिंपल है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अंडर सेक्शन 67 कहता है प्रोटेक्शन किसकी? अफसरों की। किससे? जो भी उन्होंने एक्शन लिया है। कैसे लिया है? टेकन इन गुड फेथ। तो सिंपल सी बात है, इनको एक प्रिविलेज कह लो या इम्यूनिटी है, इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। डी पार्ट, कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन में चल रही है। सेक्शन 59 में मिसेस रीटा अपॉइंट हो गई हैं लिक्विडेटर, लेकिन मिस्टर रीटा काफ़ी बिजी हैं, इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया इन्हें रिप्लेस कर देते हैं किसी और लिक्विडेटर के साथ। अब आपसे पूछा गया है क्या कंपनी इसे रिप्लेस कर सकती है? जी कर सकती है, क्योंकि वॉलंटरी लिक्विडेशन के ऊपर भी सारा ये चैप्टर नंबर 3 लगता है, सेक्शन 33 से लेके 53 तक पूरा लगेगा। तो हम सेक्शन 34 में पढ़ते हैं, यस आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं इफ़ बोर्ड रिकमेंड्स करे किसको? टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। साथ में आपको क्या देने पड़ेंगे? रीजंस, वो भी किस में? राइटिंग में। देन इसी का ये सब सेक्शन 5 कह लीजिए, सब सेक्शन 6 इन्हीं में आता है। इसके बाद क्या होगा, बोर्ड को प्रपोज करना होता है अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और ये आपको प्रपोज करना होता है विद इन 10 डेज, जिस दिन एए ने आपको डायरेक्शन दी, ऑफ डायरेक्शन बाय एए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेकेंड पार्ट में है क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रहेंगी जो न्यूली अपॉइंटेड लिक्विडेटर है अपनी अपॉइंटमेंट के बाद। तो देखिए 34(1) में हम पढ़ते हैं, पहली बात तो आपको अपनी रिटर्न कंसेंट देनी है। किसको देनी है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देनी है। किस में देनी है? एक स्पेसिफाइड फॉर्म में। कहता व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर आईबीसी आफ्टर रिसीविंग एन ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन का ऑर्डर आ गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो ये आया सेक्शन नंबर 54 के ऊपर। तो होता क्या, विद इन 7 डेज, 7 दिन के भीतर भीतर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन आपने क्या करना होता है? कॉपी ऑफ ऑर्डर की फाइलिंग करनी होती है। किसके पास करेंगे? अथॉरिटी विद विच कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड। जिसका मतलब हो गया अगर आप कंपनी हो तो आपको फाइलिंग करनी है किसके पास? आरओसी के पास फाइलिंग करनी होती है 7 दिन के भीतर भीतर। तो ये था बच्चों जो पेपर आया, और विद आंसर्स जो हो सकते थे। एक आधी जगह देखिए इंटरप्रिटेशन प्रिजम्पशन का भी है, बाकी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट जब आएगा तो एग्जैक्टली उनकी क्या इंटरप्रिटेशन रहेगी, उन्हें एक आधे क्वेश्चन में वो उसके ऊपर है। तो आई होप सो जिनका एग्ज़ाम भविष्य में है तो ऑब्वियसली वो इसको ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं कि अपनी आपकी तैयारी आप देख सकें कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं। और ऑब्वियसली जो बच्चे सेकंड ग्रुप में भी अपेयर हो रहे हैं तो उनके लिए मैं बस यही कहूँगा, गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।